हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के मलिक। आज से मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के जेई एडवांस में जो पिछले 41 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। और मैं ये सपोज करके चलता हूं इस टाइम कि आपको कम से कम जेई मेंस लेवल की थ्योरी जो है इस चैप्टर की आती है। वैसे तो अच्छा है कि यदि आपको जेई एडवांस लेवल की थ्योरी आती हो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि ये सॉल्यूशंस जो पिछले सालों के हैं इनको बच्चे तभी करते हैं जब वो अपनी पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। एज ए फाइनल स्टेप उनको देखना होता है कि उनकी तैयारी जो है किस लेवल की है। इसको चेक करने के लिए वो इन क्वेश्चन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले ऑब्वियस है कि उनको एडवांस लेवल की थ्योरी तो आनी ही चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उन क्वेश्चन की, तो ही वो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ये मैंने सपोज किया है कि बच्चे को कम से कम जेई मेंस लेवल की थ्योरी कंप्लीटली आती है फॉर अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चन। और एडवांस लेवल की थ्योरी आती हो तो नथिंग लाइक इट। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक से लिए हैं। क्वेश्चन का ऑर्डर, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ मैंने वहीं से लिया है। सॉल्यूशंस मेरे अपने हैं, लेकिन क्वेश्चन का ऑर्डर वगैरह सब कुछ वही है जो दिशा पब्लिकेशन की बुक में है। इसलिए यदि किसी क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना हो, वीडियो सॉल्यूशन, तो आप ये देख सकते हो कि दिशा पब्लिकेशन की बुक में वो वाला क्वेश्चन कहाँ पे है। उसी ऑर्डर में मेरे वीडियो सॉल्यूशन में भी आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप देखोगे कि जितने भी सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन करता हूं हमेशा मैंने मैक्सिमम पॉसिबल सिंपलेस्ट वे एंड इजी लैंग्वेज यूज की है। और जहां तक हो सके ज्योमेट्रिकल मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। मेरे सॉल्यूशंस आप देखोगे दिशा पब्लिकेशन या बाकी सॉल्यूशन की बिल्कुल अलग मिलेंगे आपको। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मेरे दिमाग में कैसे आया कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये मेरे दिमाग में कैसे उठा, इस बात को भी मैं क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। और उम्मीद है आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। और लेट अस स्टार्ट। ये क्वेश्चन पहला है, ये 1987 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स था। उस टाइम सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, एग्जामिनर चेक किया करते थे। आज तो पेपर जो होते हैं वो कंप्यूटर चेक करते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट उस टाइम जो थे आज भी वही कॉन्सेप्ट है, बल्कि अब जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा पहले से बढ़ चुका है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया है। इसके अंदर कहा गया है कि ये वाला एक्सप्रेशन रियल है, then set of all possible values of x
यदि ये वाला एक्सप्रेशन रियल है तो इसके इमेजिनरी पार्ट को मैं 0 पुट कर दूंगा और x की जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो इसके लिए मेरे को इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना होगा और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो ये आ गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस I tan x 1 minus 2i sin x/2 upon 1 plus 2i sin x/2 into 1 minus 2i sin x/2। अब मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने जा रहा हूं और उसको मैं 0 पुट करूंगा। वैसे मेरे को डिनोमिनेटर की मेरे को अब जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्लैरिटी पर्पस मैं लिख रहा हूं 1 + 4 साइन स्क्वायर x/2। रियल पार्ट से मेरे को मतलब नहीं है। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, ये आ गया tan x minus this into this sin x/2 into sin x/2 plus cos x/2। अब इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, लेकिन क्योंकि मैं इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट करने वाला हूं तो दिस अपॉन दिस को जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये तो राइट साइड में चला जाएगा। तो मेरे को मिलेगा tan x minus 2 sin square x/2 minus equal to 0। That is, I will get minus 2 1 minus cos x minus sin x equal to 0। अब इन दोनों में से आप sin x कॉमन ले लो तो बचेगा sin x इंटू 1 cos x -1 minus 1 minus cos x equal to 0। And from here I get 1 minus cos x कॉमन लेता हूं तो I get sin x by cos x -1 equal to 0। That is 1 minus cos x into equal to 0। That is, I get cos x equal to 1 or tan x equal to 1, or cos x equal to 1 means cos x equal to cos 0, therefore x equal to 2n pi plus minus 0, that is x equal to 2n pi। And tan x equal to 1 means tan
5/4 x इक्वल टू n पाई प्लस 5/4। ध्यान रखना यहां पे n यूज किया है तो यहां पे n यूज नहीं करते, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। हमेशा, क्योंकि ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, n and m शुड बी डिफरेंट इंटीजर, इसलिए यहां भी n बिलोंग्स टू i लिखेंगे, यहां लिखेंगे m बिलोंग्स टू i। तो all the solutions are given by this and this where n and m are integer। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 and any real number a and b, this is to be simplified। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी तरह से एक फॉर्मूला और भी है, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार। ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लस है तो यहां दोनों जगह प्लस आएगा, माइनस है तो यहां दोनों जगह माइनस आएगा। एक बार z1 अकेला z2 का बार, फिर z2 अकेला z1 का बार, यही बात दूसरे में भी है। इसी बात को मैं यूज करूंगा टू फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दैट। ये आ गया a z1 माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ a z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b z2 स्क्वायर माइनस a z1 b z2 होल बार। ध्यान रखना a and b are real numbers, माइनस b z2 इंटू a z1 बार का कंजुगेट। और सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है b z1 माइनस प्लस, ये है मेरा सेकेंड पार्ट, b z1 प्लस a z2। तो इसको एक्सपेंड किया तो आया b z1 स्क्वायर a z2 स्क्वायर प्लस b z1 इंटू a z2 बार प्लस a z2 इंटू b z1 बार। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, b का बार तो b ही हो जाएगा क्योंकि b रियल है, तो ab z1 z2 बार आएगा और यहां भी आएगा ab z1 z2 बार क्योंकि a का बार a ही हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ab इंटू z1 z2 बार आएगा, यहां पे ab इंटू अगेन z1 z2 बार आएगा, कट जाएगा। इसमें भी जब ऐड करेंगे तो ab इंटू z2 z1 बार आएगा, इसमें भी ab इंटू z2 z1 बार आएगा, दोनों को ऐड करेंगे कट जाएंगे। तो दोनों को ऐड किया तो आई गेट
ए स्क्वायर इंटू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर, ये प्लस ये वाला एक्सप्रेशन यहां है और ये वाला एक्सप्रेशन यहां है, प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहां से मैं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहां से मैं मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर आ गया। हेंस इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया। बेटर है कि इफ यू कैन रिमेंबर इट, इट इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मेनली ये फॉर्मूला यूज होता है ए और बी जब दोनों वन होते हैं उस फॉर्म में ये ज्यादा यूज होता है। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, मतलब कि ए और बी दोनों को वन कर देते हैं तो ये बन जाता है 2 इंटू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। इस फॉर्म में ये ज्यादा यूज होता है। यू शुड रिमेंबर इट। इस क्वेश्चन में कहा गया है ABC आर numbers between 0 and 1 such that the points Z1 equal to A plus I, Z2 equal to 1 plus BI and Z3 equal to 0 form an equilateral triangle. Then A equal to and B equal to is to be formed. डायग्राम बनेगा ये। इस डायग्राम को बनाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला जो कि रोटेशन फॉर्मूला है, जिसको भी आपने जरूर पढ़ा होगा, ये तो इवन मेंस लेवल को भी जब पढ़ाना हम शुरू करते हैं, टीचर जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो शुरू में ही आ जाता है, जिसको कि कई लोग कोलिस फॉर्मूला भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। रोटेशन फॉर्मूला क्या कहता है याद करो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा है, लेंथ बाई चांस यदि सेम है, लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है फॉर्मूले को। प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है कि AC और AB की लेंथ बराबर है, तो फाइनल वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इनटू cos थीटा प्लस I sin थीटा इनटू 1 आता है। 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ आया करती है और दोनों की लेंथ बराबर है, तो यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ विल बी 1। अब यहाँ का fx Z1 है, यहाँ का fx Z2 है, यहाँ का fx Z3 है, तो Z3 माइनस Z1 विल बी इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा इंटू 1। अब Z1 पता हो, Z2 पता हो, थीटा पता हो, Z1 पता हो, Z2 पता हो,
अमाउंट ऑफ रोटेशन बताओ तो Z3 इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। दिस इज द फॉर्मूला इफ रोटेशन इज डन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो थीटा की जगह आंसर में एंगल जो है वो नेगेटिव होता है। ये सारी बातें आपको पता जरूर होगी, नहीं पता है तो फिर आपको यदि ये वाला फॉर्मूला भी नहीं पता तो आप यहीं पे रुक जाओ। आपको अभी एडवांस लेवल के सॉल्यूशन को करने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये क्लियर है यहां पे, क्योंकि ए और बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसलिए Z1 ऊपर होगा और Z2 नीचे होगा। क्यों? आप देख सकते हो ये है 1 प्लस बी आई, ये है a प्लस आई। यहां का x कोऑर्डिनेट 1 है तो Z1 का x कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 1 से कम होगा, इसलिए ये डायग्राम ठीक है। यदि Z1 को यहां बना दूं, Z2 को यहां बना दूं, वो रॉन्ग डायग्राम हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है a और b दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो यहां का y कोऑर्डिनेट 1 है तो यहां का y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 1 से कम होगा। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट डायग्राम। ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये वाला पॉइंट मान लिया B है, ये वाला पॉइंट A है। अब क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसलिए ये लेंथ तो इसके बराबर जरूर होगी और इसकी लेंथ होगी a² + 1 अंडर द रूट, इसकी लेंथ होगी 1 + b² अंडर द रूट, that is a² = b², that is I get a = b। मैंने a = ±b नहीं बोला क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, ये हम देख चुके हैं क्योंकि 0 और 1 के बीच में कहा गया है। अब एक रिलेशन a और b में आ चुका है, दूसरा रिलेशन अगेन वही रोटेशन फॉर्मूला से आएगा। OA will be equal to OB into cos 60 plus I sin 60, that is A plus I minus 0 equal to 1 plus BI minus 0 into 1/2 into I into √3/2, that is I get A plus I equal to 1/2 plus √3/2 B and minus B। प्लस 1/2 B प्लस into I equal to A plus I। Equating imaginary part, I get 1 equal to B/2 plus √3/2, hence B equal to 2 minus √3। B की वैल्यू 2 minus
√3 आ गई, तो a की वैल्यू भी 2 माइनस √3 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। Hence the answer is a equal to b equal to 2 माइनस √3। ध्यान देना, a को मैं b के बराबर पहले से मैं प्रूव कर चुका हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD is a rhombus, its diagonals AC and BD intersect at a point M and satisfy BD is twice of AC. The point D and M represent the complex number 1 plus I and 2 minus I respectively. Then A represent the complex number dash और dash। इसके अंदर डायग्राम जो है ऐसे बनाना होगा मेरे को। A B C D, क्योंकि कहा गया है कि BD is twice AC। ये रोम्बस है और ये लेंथ इस लेंथ की डबल भी दे रखी है, और रोम्बस है इसलिए एंगल तो 90 आएगा। ये है सेंटर और यहां का एफिक्स दे रखा है 2 माइनस आई। डी पॉइंट का एफिक्स दे रखा है 1 प्लस आई। तो ए पॉइंट का एफिक्स क्या होगा? अभी ये नहीं पता कि ए सी में से ए यहां है, सी यहां है, या ए यहां है, सी यहां है, ये अभी नहीं पता। हमको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी हो। सपोज ए इस तरफ है, ये एंगल है 90। हम जानते हैं क्योंकि ए निकालना चाहते हैं, तो एम ए वेक्टर को मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा। डी और एम पता है, इसलिए इन दोनों को मिलाने वाले वेक्टर को राइट साइड में रखूंगा। क्या आएगा? एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एम डी वेक्टर इंटू, आप देखिए ये है इनिशियल, ये है फाइनल, तो डायरेक्शन कौन सी है? ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए cos 90 प्लस आई साइन 90। फाइनल लेंथ एम ए है, इनिशियल लेंथ एम डी है, तो फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ हो गया 1/2, इसलिए यहां पे 1/2 आएगा। आपको रोटेशन फॉर्मूला याद हुआ। दैट इज नाउ, यहां का एफिक्स जेड बोल रहा हूं मैं, तो जेड माइनस 2 माइनस आई इक्वल टू एफिक्स ऑफ डी। एफिक्स ऑफ डी इज 1 प्लस आई माइनस एफिक्स ऑफ एम 2 माइनस आई। cos 90 0, sin 90 1 इंटू आई इंटू 1/2। तो z की वैल्यू आ गई 2 माइनस आई प्लस आई इंटू -1 प्लस 2i by 2, that is z is equal to 1 minus 3/2i।
अब इसके बाद, क्योंकि ये तो पता नहीं था कि ए इधर है या इधर है, यदि ए यहां पे होगा तो हमको एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो -90 यूज करना होगा। मतलब कि ए यदि वहां पे होगा जहां पे इस टाइम सी लिखा हुआ है, सी पॉइंट का एफिक्स यदि मैं निकाल लेता हूं, दैट विल बी द अदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफिक्स ऑफ ए। और सी पॉइंट का एफिक्स निकालने के लिए बस 90 की जगह -90 यूज कर सकते हैं, लेकिन और भी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यहां का एफिक्स मिल गया है, यहां का एफिक्स पता ही है, तो यहां का एफिक्स यदि मैं z डैश बोलता हूं तो z प्लस z डैश बाय 2 इक्वल टू 2 - i। इसके अंदर z प्लस z डैश बन गया 4 - 2i। इसके अंदर z की वैल्यू 1 - 3/2i रख दो तो z डैश की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द अदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफिक्स ऑफ ए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर inscribed in the circle mod z equal to 2, mod z equal to 2 is this circle with center 0 0 radius 2, z1 is somewhere here, fx is 1 plus I √3 एंड हमको Z2 और Z3 का एफिक्स निकालना है। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ये है Z2 और ये है Z3। क्लियर है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों 120 होंगे। ध्यान देना, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल दे रखा है। ये वाला पॉइंट मान लिया ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन ही है। अब अगेन फॉर फाइंडिंग द एफिक्स ऑफ बी, क्योंकि हमको Z2 निकालना है तो B दैट इज Z2 को कंटेन करने वाला वेक्टर मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा। OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर इनटू cos 120 प्लस I sin 120 इंटू 1 आएगा, क्योंकि फाइनल लेंथ OB इनिशियल लेंथ OA दोनों की लेंथ बराबर है, इसलिए बाहर 1 आएगा। अब आई विल गेट Z2 - 0 इक्वल टू 1 प्लस I √3 इंटू cos 120 इज -1/2 I इंटू बाहर तो 1 ही आएगा Z2। अब यहां से जो Z2 की वैल्यू मिलेगी वो दैट विल बी द एफिक्स ऑफ Z2। यहां पे ध्यान देना, मैंने 120 लिखा है, -120 नहीं लिखा, क्योंकि इनिशियल वेक्टर था OA, फाइनल वेक्टर था OB। इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए 120 यूज किया जाएगा। एंड Z2 बिकम्स नाउ इक्वल टू -1/2
माइनस 3/2 प्लस आई इंटू -√3/2 प्लस that is Z2 will become -2 and this will become 0, मतलब कि Z2 एक्चुअली यहां पे आएगा, Z2 अब यहां पे आएगा। सिमिलरली Z3 निकालने के लिए बस यहां पे 120 की जगह -120 यूज किया जाएगा, तो Z3 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस I√3, क्योंकि यहां पे मैं -120 यूज करूंगा तो आएगा -1/2 माइनस I√3/2, दैट इज, और ये Z3 की वैल्यू आ जाएगी -1/2 प्लस 3/2 I इंटू -√3/2 माइनस √3/2, that is I will get 1 माइनस √3I, ये आ गई Z3 की वैल्यू आ गई 1 माइनस √3I। Z2 की वैल्यू तो -2 आ ही चुकी थी।